नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का डेसुरा का मॉडल पेपर नंबर 7। ठीक है, हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर नंबर 7 देखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले 6 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों देखिएगा, आप लाइव में बहुत कम संख्या में जुड़ते हैं तो मेरा मन दोस्तों बिल्कुल, मैंने सोचा कि आप लाइव क्लास बिल्कुल बंद कर देते हैं और वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हम पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर आप पूर्ण तरीके से मेरा सपोर्ट करते हैं और लाइव में संख्या जो है, ठीक है, लमसम 80-90 तो होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर पूर्ण तरीके से आप समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों 80-90 संख्या हो गई तो फिर मैं लाइव क्लास रेगुलर लूँगा, नहीं तो दोस्तों मेरी लाइव क्लास बंद करूँगा और डायरेक्ट अपलोड आएंगी वीडियो। आप बताना सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलो देखिएगा, तो इसी तरीके का ये बोर्ड का पेपर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको कुछ सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश का मतलब जो आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है, इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएगा। अब देखिएगा, इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस गद्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो गद्यांश है आपके 6 नंबर का है दोस्तों, बिल्कुल ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पॉकेट के हैं दोस्तों। अगर आपकी इसको यानी 5 या 6 बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो देखिएगा, अब मैंने तो इसको पढ़ लिया है, अब मैं इसके डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो पूछा है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति कैसी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपने इसको पढ़ा है अच्छे से तो आपको आ जाएगा दोस्तों डावाडोल, यानी इसका सी राइट हो जाएगा। नई सभ्यता के संक्रांति काल में भारतवर्ष को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों इसमें जिन ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, कला और जीवन दर्शन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से देश के प्राचीन साहित्य में दिखाई देती है। देश के प्राचीन साहित्य में क्या दिखाई देती है, तो देश के प्राचीन साहित्य में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एकता दिखाई देती है, यानी ए राइट हो जाएगा। साहित्यिक में प्रत्यय शब्द प्रत्यय प्रयोग हुआ है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय जो है वो प्रयोग हुआ है, तो साहित्य में दोस्तों यहाँ पर जो है वो समानता नहीं, सॉरी, इसमें जो है साहित्य में प्रत्यय जो है इसमें बे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी हो जाएगा इक प्रत्यय। ठीक है, आप देखेंगे तो साहित्यिक, देखिएगा साहित्यिक प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो साहित्यिक पीछे इक आ रहा है, साहित्यिक हम बोल रहे तो इक साहित्यिक। ठीक है, तो इसमें इक प्रत्यय है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इक प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिएगा। ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस गद्यांश का प्रमुख जो शीर्षक था दोस्तों, इस गद्यांश का प्रमुख जो शीर्षक है इसका ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय साहित्य और नई सभ्यता का संक्रांति काल। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा कब से की गई थी। हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा जो है वो कब से की गई थी, तो दोस्तों ये अपने चिरकाल से की गई थी, यानी इसका बे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आ गया दोस्तों आपके सामने प्रमुख ए पठित पद्यांश। ए पठित पद्यांश या फिर हम कह सकते हैं ए पठित काव्यांश। और इस काव्यांश पद्यांश को अच्छे से आपको पढ़ना है और ये भी आपके कितने नंबर का है, 6 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, और इसको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा वो यहाँ पर पूछा है कि बादल को वर्ष के हर्ष क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा दोस्तों धन धान्य के लिए, किसानों के लिए, प्राणियों के लिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कवि बादलों से क्या दिखाने को कहता है, तो कवि जो है बादलों से दोस्तों गर्जन संसार दिखाने के लिए कहता है। बादलों को बरसते देख कवि का मन क्या करने को करता है। देखो दोस्तों, तो इसमें कवि का मन जो है वो नाचने का मन करता है। ठीक है, बादलों को बरसते देख कवि का मन क्या करने लगता है, तो नाचने का मन करता है। अंबर में भर निज रोर में व्यक्त हुई है। अंबर में भर निज रोर में व्यक्त हुई है। स्वयं की पीड़ा, बादलों की पीड़ा, संसार की पीड़ा या कोई भी। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें आपको ध्यान रखना है बादलों की पीड़ा, बी राइट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छाटिए। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, बताना है कि इस पद्यांश का प्रमुख जो है वो शीर्षक क्या है। ठीक है, इस पद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है दोस्तों बादल राग। ठीक है, हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द, तो हर्ष शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है यहाँ पर खुशी, उल्लास, प्रफुल्लित, शोक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शोक। ठीक है, हर्ष का मतलब खुशी। चलो
इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है कि देवनागरी लिपि का विकास खालिस्तान लिपि से हुआ है। तो देवनागरी का जो लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि आपको पता होगा दोस्तों, इसमें चिन्हों के, इसमें जैसे जो वर्णों पर सिरा रेखा का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हिंदी की प्रमुख लिपि है, संस्कृत की है, मराठी की है, नेपाल की है, नेपाली की है, ठीक है। ये सभी लिपि है देवनागरी लिपि इनकी। हिंदी, संस्कृत, मराठी इन सभी की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा में कुल खालिस्तान वर्ण है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है? तो हिंदी भाषा में दोस्तों कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। अगला देखिएगा, रजनीगंधा खिल गई है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को खालिस्तान कहा जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के जो अर्थ को है दोस्तों वो लक्ष्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्यार्थ, लक्ष्य का अर्थ को बताने वाले। शरारती बच्चे की तरह उक्त पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। शरारती बच्चे की तरह है, तो यहाँ पर देखिएगा शरारती को यानी उपमा दी जा रही है कि वे बच्चे की तरह हैं, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। दिन सबन को लखत दिन ही लखे न कोई उक्त पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो इसमें दोस्तों यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके बाद देखिएगा, अब आपको परिभाषिक शब्दावली बतानी है दोस्तों। परिभाषिक शब्दावली में आप देख सकते हैं सबसे पहले है अब्रिवेशन और ड्राफ्ट। तो यहाँ पर अब्रिवेशन ये इसका मतलब होता है संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। और ड्राफ्ट इसका मतलब प्रारूप, ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप। तो इस तरीके से ये प्रमुख ध्यान रखना है। इसके बाद है कि आवेदक शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिएगा। जो आवेदक शब्द है इसका प्रमुख अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इसका अंग्रेजी शब्द है दोस्तों एप्लीसेंट। क्या है दोस्तों? एप्लीसेंट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है? तो फीचर लेखन में हमेशा दोस्तों निजी जो है, निजी दृष्टिकोण रहता है। कैसा दृष्टिकोण रहता है? निजी दृष्टिकोण। इसके बाद है कि रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसके शरण में आए थे? रोजी रोटी के तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? तो रोजी रोटी के तलाश में यशोधर पंत दोस्तों दिल्ली में किसनदा के शरण में आए थे। किसकी शरण में आए थे? किसनदा के शरण में। ध्यान रखना दोस्तों, किसनदा के शरण में आए थे। किसके शरण में आए थे? किसनदा के शरण में। इसके बाद पूछा है कि लेखक ने वसंत पाटिल से मित्रता क्यों की थी? तो लेखक ने वसंत पाटिल से मित्रता इसलिए की थी क्योंकि वसंत पाटिल जो है वो पढ़ने में होशियार था दोस्तों, ठीक है, पढ़ने में बहुत होशियार था और लेखक ने पढ़ाई में सहायता पाने की दृष्टि से उससे मित्रता कर ली थी। बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है? बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है? तो दोस्तों बड़ी बस्ती में देखिएगा पुरातत्व शास्त्री जो है काशीनाथ दीक्षित के नाम से एक हल्का डीके कहलाता है, ठीक है, डीके जी कहलाता है। इसके बाद है कि हिटलर के शासन में यहूदियों को क्या पहनने के लिए विवेश किया गया था? तो इसमें देखिएगा यहूदियों को अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहनने के लिए विवेश किया गया था, ठीक है, पीला सितारा पहनने के लिए विवेश किया गया था यहूदियों को। पुरातत्व के विद्वान किसे गढ़ कहते हैं? पुरातत्व के विद्वान किसे गढ़ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मोहनजोदड़ो में बने सबसे ऊंचे टीले पर बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसे पुरातत्व विद्वान से गढ़ कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो के टीले पर एक बड़ा गढ़ बना हुआ है उसे कहते हैं, ठीक है, स्तूप बना हुआ है उसे कहते हैं गढ़। चलो अगला पूछा है कि एन फ्रैंक के अनुसार प्रकृति में हमें क्या दिखाई देती है? एन फ्रैंक के अनुसार प्रकृति में हमें जैसे निरपेक्ष भाव में जैसे शांति दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है, ठीक है, विविध गुणों को अपनाने का संदेश देती है इस तरीके से प्रकृति। इसके बाद देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है चांद का मुंह टेढ़ा, एक है भूरी भूरी खाक धूल। ये प्रमुख रचनाएं हैं, आप लिख सकते हैं। लेखक ने सीरीज की तुलना किससे की है? तो लेखक ने सीरीज की तुलना जो है वो अवधूत से की है। किससे की है? अवधूत से। लेखक ने सीरीज की तुलना अवधूत से की है। अब देखिएगा, अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें पूछा कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो बीट रिपोर्टिंग में दोस्तों संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध में रुचि लेना पर्याप्त है, जबकि विशेषकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख अंतर है इसमें। बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है? बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध में रुचि लेना पर्याप्त है, जबकि अपने विशेषकृत रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग में क्या होता है? इसमें विषय से जुड़ी समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है। इसके बाद जो पूछा है अगला क्वेश्चन वो पूछा है कि पत्रकार का क्या दायित्व है? पत्रकार जो है इसका दायित्व क्या है? तो देखिएगा इस पत्रकार का जो दायित्व है वो है कि पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, ये प्रमुख उसका दायित्व है। ये कितने तरह के होते हैं? पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रेंच कालिक, ये प्रमुख 3 प्रकार के
होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया दोस्तों पूर्णकालिक पत्रकार और अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। इस तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार का क्या दायित्व है? तो संदेश जो अपने सूचना जो है वो संदेशों दर्शकों तक पहुंचाना, ये प्रमुख का दायित्व है। अगला है कि तेल की धार से बहती महंगाई की मार विषय पर संक्षिप्त आलेख कीजिएगा। तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि आम आदमी है। ठीक है, आज आम आदमी जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। ठीक है, महंगाई की मार झेल रहा है। इस पर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो चिंता का विषय है। ठीक है, इतना ही नहीं, अभी इनके दाम और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार जो है वो निरंतर बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं दोस्तों। थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, देखिएगा ये क्वेश्चन तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी करवाया था कि जहाँ पर दाना रहते हैं भाई नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने करवा दिया है दोस्तों, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रमुख आप क्वेश्चन देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है। ठीक है नहीं, अब ये खंड से स्टार्ट हो गया जिसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अथवा में भी दे रखा है। और ये 13वां क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सब सीमा 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखनी है। यहाँ पर तो पूछा है कि एक तो फिराक गोरखपुरी का कवि परिचय लिखो या फिर आपको लेखक परिचय लिखना है रजिया सजाद जहीर का। और ये 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है। और इसमें आपको व्याख्या करनी है, सब प्रसंग व्याख्या प्रसंग सहित करनी है दोस्तों। ठीक है, सब प्रसंग व्याख्या यानी प्रसंग सहित करनी है, प्रसंग व्याख्या और विशेष आपको लिखना है। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और ये इसके अथवा में भी दे रखा है, इसके भी आप व्याख्या कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक की करनी है। और ये आपके देखिए दोस्तों एक पट्टित गद्यांश आ गया, इस गद्यांश दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, इसकी भी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आ गया दोस्तों आपके सामने 17वां क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आपको या तो निविदा करनी है तैयार और एक में अधिसूचना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रमुख 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको निबंध तैयार करना है। या तो आप मानवता के लिए एक चुनौती भ्रूण हत्या पर कर सकते हैं, या फिर शिक्षा के अधिकार पर, या मानव के लिए विज्ञान पर। ठीक है, कि भाई मानव के लिए जो विज्ञान है वो वरदान है या अभिशाप, इस पर आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों के अंदर। मेरे सपनों का भारत, इन चारों में से किसी एक पर आपको जो अच्छा लगे उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने 7वां मॉडल पेपर मैंने करवा दिया है और उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी 8वां इसका चैप्टर जो है वो जल्दी ही लूँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।